हाँ, हमने पढ़ा सिर्फ एक ही बात है कि जब भी हमें ज्यादा नहीं बैंकिंग और रोड और ये रोड और वो रोड मग्गा नहीं मारना है। हमें ये बात पता है कि जब भी कोई पार्टिकल, क्या पता क्या सवाल आएगा, कुछ सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा तो उसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है एसी, एक होता है एटी। एसी को ए एन बी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर हमें माननी पड़ेगी। वी दिया हो या ओमेगा दिया हो या ना दिया हो, जो भी है ऐसे ही माननी पड़ेगी। दूसरा एटी होता है जो स्पीड को बदलता है, उसको डीवी बाई डीटी भी मान सकते हैं, उसको आर अल्फा भी मान सकते हैं। ये बात हमने कही थी। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का यहां तक क्लियर है? और कोई सवाल और कुछ मग्घा नहीं मारना है। लेट्स सी कि आपको बात याद है कि नहीं याद है। एक सवाल करने की कोशिश करते हैं, एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक रॉड है जो घूमना स्टार्ट करती है t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर घूमना स्टार्ट करती है विद एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा। विद एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा से घूमना स्टार्ट करती है। ठीक है, एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा। अल्फा क्या था, भूल गए होंगे अब तक। अल्फा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, यानी अल्फा था डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा क्या था? डी ओमेगा बाई डी टी था हमारे पास अल्फा, यानी अल्फा है ओमेगा किस रेट से बदल रहा है। ठीक है, अल्फा इसका है। अल्फा होगा जैसे एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी पैदा करता है, वैसे अल्फा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी पैदा करेगा। ये अल्फा से घूम रही थी, ग्रेविटी डाउनवर्ड है। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, यहां से सिंपल उसकी दूरी l दे रखी है इस समय, और वो इसके साथ घूम रहा है लगातार। ठीक है, क्वेश्चन इज ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग। ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग, ये बोल दिया गया कि ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है। ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग, ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स एट एनी टाइम टी। फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स एट एनी टाइम टी। फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स एट एनी टाइम टी। गौतम, साहिब, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना, ग्रेविटी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये पार्टिकल स्लिप नहीं कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। हर बात का मतलब समझ में आना चाहिए क्या है। फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, एम मास का है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, जी ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो आप मुझे बताइए कि पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर कर रहा है। तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप? एक्सेलरेशन होंगे इसके पास, वो हमें मानने पड़ेंगे। एक्सेलरेशन अलग चीज होती है, फोर्स अलग चीज होती है। एक्सेलरेशन इफेक्ट होता है, फोर्स कॉज होता है। ठीक है, अगर मैं हमेशा लाइफ में चीजों को दो तरीके से, किस कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। जैसे यहां पे थप्पड़ पड़ा मेरे, कॉज है मैंने पुश किया और दर्द हुआ, वो इफेक्ट है। क्या मेरी बात? हमेशा कॉज अलग चीज है, इफेक्ट अलग चीज है। इफेक्ट यहां पे क्या है? एक्सेलरेशन। सर्कल में घूम रहा है तो एक्सेलरेशन क्या क्या है होंगे इसके पास? एसी होगा और एटीबी होगा। क्या इस बार एटीबी होगा? क्यों एटी होगा इस बार? अल्फा है, क्योंकि एटी मुझे याद है एसी की वैल्यू जो होती है वो आर ओमेगा स्क्वायर होती है या वी स्क्वायर बाई आर होती है। अरे चेक करिए। और एटी की वैल्यू हमें याद है वो आर अल्फा होती है या डीवी बाई डी होती है। जो भी चाहे आप लिख सकते हैं जब जिस फॉर्म में जरूरत पड़े। तो ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, किसी टाइम टी बाद क्या इसके बाद स्पीड आ चुकी होगी, स्पीड आ चुकी होगी, इसके मतलब इसके ओमेगा भी आ चुका होगा, तो इसका एसी भी होगा और एटी भी होगा। तो अभी हमें कुछ पता नहीं है, मान लिया टी टाइम पर, तो हम टी इक्वल टू टी पर अगर हम सोचे तो टी इक्वल टू टी पर इसके पास अल्फा तो है ही है, दिया है हमने कांस्टेंट अल्फा, साथ में क्या इसके पास ओमेगा आ जाएगा। क्या इसके पास ओमेगा पैदा होगा? कैसे पता चला आपको कि ओमेगा आएगा इसके पास? अल्फा है, अल्फा का मतलब है ओमेगा को पैदा करने वाला, डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा को बदलने वाला। तो अगर अल्फा जिंदा है तो ओमेगा आएगा ही आएगा। तो ओमेगा आ गया, नहीं पता है कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं कि मुझे पता नहीं है, पता होना जरूरी नहीं है। कम से कम फिजिक्स आपको समझना चाहिए, ओमेगा आना चाहिए। ओमेगा क्यों आना चाहिए दिखा आपको? क्योंकि उसके पास है, क्योंकि हमें एसी और एटी में जरूरत पड़ेगी इनकी वैल्यू का। तो हमने क्या किया, इसके पास एक्सेलरेशन होंगे। तो बताइए क्या क्या एक्सेलरेशन होंगे इसके पास, क्या क्या होंगे? एसी किधर की तरफ कितना, किधर मानू?
टुवर्ड द सेंटर, तो ये इधर कितना मानू, आर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज वी के टर्म में तो नहीं, ओमेगा के टर्म में हमें मान लेना चाहिए। क्या इसके पास एटी भी होगा? एटी किधर होगा? एटी किधर होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी की सर्कल, जो सर्कल विजुलाइज करिए इसका, इस समय सर्कल में घूम रहा है ऐसे, तो इस समय वेलोसिटी की दिशा इधर ही की तरफ है, तो एटी वेलोसिटी की दिशा में ही होता है, टेंजेंशियल होता है, तो एटी किधर की तरफ होगा? इसका इनवर्ड होगा इस वक्त, कोई बात नहीं, इनवर्ड होगा इसका। तो इनवर्ड भी एक एक्सेलरेशन है इसके पास, जिसकी वैल्यू है आर अल्फा। इनवर्ड भी इसके पास है आर अल्फा। ये हमने क्या बनाया? एक्सेलरेशन डायग्राम। ओमेगा कहां कहां कांस्टेंट होगा? ओमेगा मैंने कहा है क्या? सवाल पढ़े दुर्गेश, मैंने कब कहा कि ओमेगा कांस्टेंट है? वो तो होगा ही, अगर ओमेगा कांस्टेंट तो डी ओमेगा बाई डी जीरो होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई आपने। यहां तो मैंने कहा अल्फा है, अल्फा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं, अल्फा कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आपको? गुड। ये आर ओमेगा स्क्वायर इसके पास है, आर अल्फा इसके पास है। ये क्या बनाया मैंने? एक्सिलरेशन। क्या ये एफबीडी है? क्या एफबीडी में क्या दिखाते हैं? फोर्सेस। फोर्सेस तो दिखाते हैं, उसमें एमए फोर्स होता है? नहीं, एमए नाम का कोई फोर्स नहीं होता। एम आर ओमेगा स्क्वायर लेकिन फोर्स होता है। हाँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है ना फोर्स? नहीं होता। अबे क्या एमए नहीं होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर, एमए ही तो बोल रहा है। एमए पे एमए फोर्स नहीं होते। फोर्सेस हमेशा नॉर्मल, फ्रिक्शन, एमजी, मैं मर जाऊं तब जानोगे क्या? मैं 50 बार हर क्लास में आके सेम बात बोलता हूं। फोर्सेस एक अलग चीज है, इफेक्ट अलग चीज है, कंफ्यूज मत करो। एमए फोर्स नहीं होता कोई, एमए इफेक्ट है। फोर्सेस नॉर्मल एमजी होते हैं, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम है वो दिखाते हैं। इसलिए एक्सेलरेशन डायग्राम भी बनाता हूं मैं अलग से, फिर एफबीडी अलग बनाता हूं। तो बताइए इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? एक लग रहा है नीचे की तरफ पक्के से एमजी, एक लग रहा है नॉर्मल, अरे पहले एमजी और नॉर्मल बना दिया, फिर फ्रिक्शन किधर? क्यों? और आर अल्फा को कौन कॉज करेगा? फ्रिक्शन के बारे में क्या बताया था? फ्रिक्शन के बारे में क्या बताया था? इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये प्लेन में कहीं भी किसी दिशा में लग सकता है, कितना भी लग सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो यहां पर आपने देखा कि भैया अब फ्रिक्शन पूछा। फ्रिक्शन को जल्दीबाजी मत सोचिए कि लेफ्ट लगेगा राइट लगेगा, जल्दीबाजी में मत करिए। वो वाले सवाल जो हमने कराए थे उससे आपको याद आ रहा था कि भैया अंदर उस समय अल्फा नहीं दिया था मैंने। अब हमने कहा एमजी और नॉर्मल, इसके एक्सेलरेशन एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है। मैंने एमजी से कहा फ्रिक्शन हमेशा ऐसे सोचेंगे, हमेशा अंत में, कि आप जब आपको दिखेगी स्लिपिंग नहीं हो रही है तो पहली बार म्यू का कोई रोल नहीं है। स्लिपिंग नहीं हो रही है तो म्यू गया भाड़ में, क्योंकि पहले ही बोल रहा है स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन उतना लगेगा जितने की जरूरत होगी। तो कितनी उसकी औकात है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि पक्का उसने कह दिया स्लिपिंग नहीं हो रही है सवाल में। इसका मतलब क्या हुआ? स्लिपिंग नहीं हो रही है का मतलब क्या हुआ? कि फ्रिक्शन उतनी जितनी जरूरत है उतना है हमारे पास। तो जब है बता, किसी ने कहा, पापा ने कहा कि भैया तुम्हें जो खरीदना खरीद लो, है मेरे पास पैसे, तो तुम्हें ये जानने की अब जरूरत नहीं है कि पापा के पास कितने पैसे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुम्हें तो बताना कितने चाहिए, बस सिंपल सी बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? समझते हैं अपन जो मैं बोलता हूं कि फ्रिक्शन उतना लगता है जितने की जरूरत है। अगर बोल रखा है स्लिपिंग नहीं हो रही है तो सवाल में क्या बोल रखा था? अल्फा से घुमाया है इस पार्ट रॉड को, इक्वल टू 0 से अल्फा से कांस्टेंट से घुमाना स्टार्ट किया है। उसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है हमें किसी टाइम टी पर। म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया होने से म्यू एन नहीं हो जाता फ्रिक्शन, दिया होने से म्यू एन नहीं दिया मैंने सिर्फ इसलिए है ताकि तुम में से कुछ लोग बेवकूफी करो कि म्यू एन लगाओ फ्रिक्शन। म्यू एन नहीं होता फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना लगता है अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है? अगर स्लिपिंग हो रही है तो पूरा लगता है, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो कितना लगता है? जितने की रिक्वायरमेंट है। सवाल में लिखा है मैंने स्टेटमेंट में कि स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन नहीं होगी, कितनी होगी? जितनी जरूरत होगी। अब हमने कहा हमें इधर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए और अंदर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए। अगर ये नहीं मिल पाए तो रॉड निकल जाएगी, ब्लॉक वहीं रह जाएगा। रॉड को अगर ब्लॉक के साथ रहना है तो उसको इधर ब्लॉक के इस तरफ, ब्लॉक के अगर ब्लॉक को रॉड के साथ रहना है तो ब्लॉक के पास इधर एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर और अंदर आर अल्फा चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ब्लॉक रह नहीं सकता, नहीं तो रॉड निकल जाएगी, ब्लॉक वहीं रह जाएगा। तो हमने कहा फ्रिक्शन नॉर्मल से कहा कि तुम दे दो आर ओमेगा स्क्वायर, उसने कहा मैं कैसे दूं, मैं तो ऊपर लग रहा हूं। मैंने कहा अच्छा आर अल्फा दे दो, उसने कहा मैं कैसे दूं, मैं तो ऊपर लग रहा हूं। मैंने कहा एमजी तुम दे दो यार, एमजी मैं तो नीचे लग रहा हूं, मैं कहां से दे दूं?
अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो हमारे पास कोई हाथ नहीं खड़े, तो हमने कहा फ्रिक्शन, उसने कहा बताओ क्या चाहिए, मैंने कहा यार मुझे इधर भी एक्सेलरेशन चाहिए इधर भी चाहिए, उसने कहा इधर उधर मत करो, कितना नेट एक्सेलरेशन चाहिए मैं उधर दे दूंगा। मैंने कहा मुझे नेट फोर्स नेट एक्सेलरेशन चाहिए आर ओमेगा स्क्वायर और आर अल्फा का रिजल्टेंट। अरे क्या दिख रहा है, क्या वो तिरछा आएगा कुछ? क्या 3D विजुलाइज कर पा रहे हैं? एक इधर है एक अंदर है, तो क्या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तिरछा आएगा? कितना आएगा? आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा का स्क्वायर का अंडर रूट। तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितने की है हमें इसको एक्सेलरेशन देने के लिए? तो फ्रिक्शन कुछ किधर लग रहा होगा? तिरछा लग रहा होगा। अरे समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन कुछ किधर लग रहा है? तिरछा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी चाहिए हमें? तो आंसर चाहिए, फ्रिक्शन का पूछा था तो आंसर आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर। हमने कहा ये मेरा आंसर हो गया। पर सर ने कहा ये क्या आंसर है? मैंने कहा क्यों सर क्या दिक्कत है? यही आंसर है, बिल्कुल सही है। उसने कहा ओमेगा दिया है क्या मैं तुम्हें? मैंने कहा नहीं सर ओमेगा दिया तो नहीं है आपने। तो कहता कि सर ने कहा कि फिर बिना ओमेगा दिए इसका आंसर कैसे निकाल दिए? हमें तो अल्फा दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हमने कहा हाँ फिर सर क्या करें? उसने कहा मैंने कहा ओमेगा हटाओ। आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है? डी ओमेगा बाई डी टी होता है, हमें पता है। टी इक्वल टू 0 पर ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? 0। स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट कर रहा है। अल्फा मतलब तेज फास्ट नहीं होता, अल्फा मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, कि ओमेगा को कौन बदल रहा है। तो अल्फा कैसे निकालेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा दिया हुआ है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा? अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, अगर में कुछ भी नहीं आता है तो इसको 0 से इसकी स्पीड ओमेगा हो जाएगी और टाइम 0 से टी हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अल्फा टी। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अल्फा टी। तो यहां ओमेगा की वैल्यू को अल्फा टी डालेंगे तब आपका आंसर सही माना जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स इतना लग रहा है। कितना लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स? एम आर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है क्या मेरी बात? दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये हमारा आंसर आ गया। दोनों के एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट क्यों लिया? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन का होता है नेट एक्सेलरेशन, हमें दिखे दो तरीके से, लेकिन असली में तो एक्सेलरेशन तो एक ही होता है। एक्सेलरेशन की कंपोनेंट हमें दिखेगी एसी और एटी माना जा सकता है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो उसका किधर होगा? इधर की तरफ होगा। अरे इसके दो एक्सेलरेशन है, मतलब एक जो एक्सेलरेशन है वो कौन देगा? हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन देने वाला कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एम ए के बराबर होगा। ए निकालना पड़ेगा, ए हमने निकाला। क्या मेरी बात समझ में आई? ये क्या है फ्रिक्शन? जितना लग रहा है अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो। अब वो पूछे अगर इसी सवाल में इसका सेकंड पार्ट जो पूछा गया था कि अब मुझे वो टाइम बताइए जिस समय स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। टेल मी द टाइम व्हेन द स्लिपिंग स्टार्ट। कब स्लिपिंग स्टार्ट होगी? जब ये रिक्वायरमेंट है में स्लिपिंग की फ्रिक्शन की, जब इसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाए? औकात से। औकात कैसे होगी? म्यू एन। एन किसके बराबर है? एमजी के। यानी कि कब स्लिपिंग स्टार्ट होगी? व्हेन स्लिपिंग विल स्टार्ट? When slipping will start when m r अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस r अल्फा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी हो जाएगा तो स्लिपिंग स्टार्ट होगी। कैन यू फाइंड आउट द टाइम नाउ? अरे एम कट गया, फिर स्क्वायर कर दो। क्या हम टाइम निकाल पाएंगे कि इस टाइम के बाद? तो गंदा सवाल था, पर इस तरह के सवाल। मुद्दा क्या है? मुझे लाइफ में दुनिया के किसी कोने में सर्कुलर मोशन का सवाल दिखता है, सबसे पहले मैं एसी और एटी मानता हूं, उसके बाद बीडी बनाता हूं। अगर फ्रिक्शन होगा और बोल रहा है फ्रिक्शन लग रहा है तो मैं फ्रिक्शन के बाद सबसे बाद में जाता हूं, क्योंकि फ्रिक्शन उतना लगेगा जितने की जरूरत होगी। जरूरत तब पता चलेगी जब सबने हाथ खड़े कर। जरूरत कैसे पता चलेगी तुम्हें कितने की है? जब तुमने कुछ सामान खरीदना है, तुमने अपने पिताजी के पास सबसे लास्ट में जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो गुस्सा करते हैं, सबसे लास्ट में जाते हो। तुम्हें सामान खरीदना है तो तुम सबसे पहले गुल्लक देखते हो, मम्मी देखे, दुनिया देखे, बहन भाई सबसे निचोड़ लिए कि भैया कोई मदद करने को तैयार नहीं है। अब पता चला कि इतनी जरूरत बची है, तब गए पापा के पास कि प्लीज अब मुझे 40 रुपए और चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर हम सबसे पहले बाकी लोगों से पूछेंगे तुम हो मेरी मदद करने वाले, तुम हो मेरी मदद करने वाले। कोई नहीं मिला साला तो फिर किसके पास जाएंगे? फ्रिक्शन के पास। कैन यू हेल्प मी? तो वो कहेगा हाँ उतना लगूंगा जितने की तुम्हें जरूरत है। When you know there is no slipping, friction acts in the amount जितना जरूरत है, in the direction जिधर जरूरत है। अरे समझ में आया? बहुत समय से सेम बात ही रिपीट कर पढ़ रहा हूं। क्लियर है मेरी बात? वेरी गुड।
तो जितने भी न्यूटन्स लॉ के सवाल आपको दिखाई देंगे सर्कुलर मोशन के, सारे फंडामेंटल में यही कहानी है। सारे फंडामेंटल्स की कहानी सर्कुलर मोशन में एक ही है। समझ में आपको आना चाहिए, चाहे कोई भी सवाल आ जाए, डायनामिक्स दिखे तो यही काम करना है। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमारे पास एक वर्टिकल वायर फ्रेम है डी शेप का, समझ में आ रहा है, जिसकी रेडियस आर है। वर्टिकल वायर फ्रेम है डी शेप का, जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, यहां से एक स्प्रिंग है, ये ऐसे बंधी हुई है, और यहां पर एक रिंग के साथ, ये रिंग है, यहां पर ये स्प्रिंग ऐसे बंधी हुई है। ये लेंथ एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ये सेंटर है, ये सर्कुलर पार्ट है जिसकी रेडियस आर है। ग्रेविटी डाउनवर्ड है, जी डाउनवर्ड है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है mg/r, के की वैल्यू दे रखी है mg/r। इस ब्लॉक का मास m है, इस ब्लॉक का मास m है। ठीक है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग 3r/4 है। नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 3r/4। ठीक है, फाइंड आउट AC, AT and normal reaction at the instant it is released। अभी पहले पकड़ के रखा हुआ था, छोड़ दिया। at the instant it is released। AC, AT and A ring is confined to move in this, obviously ring कोई वायर फ्रेम पे चलना पड़ेगा, बीच में है तो इसी मूवमेंट पर बताना है AC, AT एंड नॉर्मल रिएक्शन। क्या कोई एक ऐसी चीज है जो आप तुरंत बता सकते हैं? अभी छोड़ा छोड़ा है, अभी मोशन स्टार्ट किया है। AC, AT एंड नॉर्मल रिएक्शन। AC कितना होगा? नॉर्मल बता पाएंगे? कितना होगा? बोलिए बोलिए। नॉर्मल तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, नहीं क्या 0? कॉन्टैक्ट 0 क्यों होगा? हमें क्या पता, आप देखिए। ये सब हमें इसी समय का बताना है। अब न्यूटन्स लॉ हमेशा किसी मूवमेंट पर लगाया जाता है। आधे घंटे बाद क्या होगा मुझे मतलब नहीं, कि नीचे आएगा फिर ये होगा वो होगा, वो सब बताना ही नहीं है, इसी मूवमेंट पे बताना है सिर्फ। स्प्रिंग फोर्स कितना है? कैसा मोशन करेगा पार्टिकल? सर्कुलर में कौन से दो एक्सेलरेशन होते हैं? AC एंड AT। AC कितना होता है? AC v²/r। क्या स्पीड है इस समय? तो AC तो तुरंत बोलो 0 आ गया, उसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? AC v², कम से कम स्टेप 1 ही प्रोसीड नहीं कर रहे होगे। स्टेप 1 ही, जैसे पेन चलाते AC लिखते v²/r, v 0 है इस मूवमेंट पे। अबे AC इस मूवमेंट में कितना है? पहला स्टेप क्या होता है? तो क्यों नहीं, पहला स्टेप ही नहीं किया आपने।
पहला स्टेप होता एसी, इधर की तरफ कितना होता है एसी, वी स्क्वायर बाई आर। वी ही जीरो है, छोड़ा ही छोड़ा तो है, चलेगा ना, आगे चलेगा। इस मूवमेंट में वी कितना है, जीरो, तो एसी हो गया जीरो। अरे हमें इसी मूवमेंट में बात करनी है। 200 साल न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन उस मूवमेंट पर लगाई जाती है, उसका आगे के 200 साल बाद क्या होने वाला है, 2 मिनट बाद क्या होने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं। इस मूवमेंट पे बताओ। हमेशा न्यूटन्स लॉ मूवमेंट पर होता है, इस समय। इस समय मतलब कोई आगे कोई फ्यूचर नहीं, कोई पास्ट नहीं, इस समय। इस समय एसी कितना जीरो क्यों हुआ। पर ये सोचना, अगर आपने स्टेप 1 ही किया होता तो स्टेप 1 ही यही होता है ना। दूसरा होगा 80, हमें क्या पता 80 कितना है, अरे क्या पता हमें कितना निकालना है। अरे 80 का ऐसा फॉर्मूला नहीं है ना हमारे पास, डीवी बाई डी टी लिखते, मुझे क्या पता डीवी बाई डी टी कितना आएगा। एसी इमीडिएटली स्पीड देख के बता सकते हैं। एसी आपको मैंने बताया था एक ही समय जीरो हो सकता है जब वी जीरो हो। चिल्ला चिल्ला के बोला था जब स्टार्ट कर रहा हो, बोला है, ये अभी कॉपी में लिखवाया है। ये हो गया स्टेप 1 क्या होता है, मान लिया। स्टेप 2 क्या होता है, तो बताओ एफबीडी, बताओ एफबीडी। एफबीडी, अब ये 80 पेटी हट गया। फोर्सेस मैं अलग बनाता हूं जस्ट फॉर मेक श्योर, मैं तो एक साथ सब बना के कंफ्यूज नहीं होऊंगा, तुम्हारे लिए इतने समय से कर रहा हूं। एफबीडी अलग बनवा रहा हूं ताकि आपको फोर्सेस और एक्सेलरेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। बताओ क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एमजी इधर नीचे, एमजी, ये एंगल 60 डिग्री, नॉर्मल टूवर्ड सेंटर, ये हो गया नॉर्मल। तो गलत बना दो इसलिए टूवर्ड सेंटर पूरा बना दिया। स्प्रिंग फोर्स कितना, है ये हम जितनी इलॉन्गेशन है आप निकालिए, आपको पैसे मिलते हैं, आप निकालो, आपका काम है ये। कितना स्प्रिंग फोर्स, mg लगेगा, माइनस mg बाय x। एक्स कितना है, फॉर्मूला थोड़ी पूछा है, क्या निकालना है हमें, क्या स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, के एक्स होता है, माइनस माइनस नहीं, के एक्स होता है। खिंची होगी स्प्रिंग तो पुल करेगी, दबी होगी तो पुश करेगी, सिंपल सी बात है, माइनस माइनस नहीं आता मुझे। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, 3r/4। नेचुरल लेंथ 3r, खिंचाव कहते किसे हैं, जो इस समय लेंथ हो और जो नेचुरल लेंथ है उनका अंतर। इस समय हमें लेंथ पता होनी पड़ेगी, तभी तो आपके दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। आपको पता कैसे चलेगा क्या करना है। स्प्रिंग फोर्स देखने के लिए हमें एक्स चाहिए, एक्स के लिए नेचुरल लेंथ पता 3r/4 है। इस समय इसकी क्या लेंथ है, यानी ये लेंथ पता चल जाएगी तभी तो मैं बता पाऊंगा कितना खिंचा है, दबा है, कितनी लेंथ है इस समय। ये सोचना पड़ेगा, कम से कम आपके दिमाग में ख्याल ही नहीं आएगा तो कैसे काम। आर साइन 60 के इस समय लेंथ आर है। अबे ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, ये एंगल 60 है, तो ये भी 60 है, तो ये भी 60 है, तो ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इतना आइडिया है हमें। तो ये लेंथ कितनी हो गई, आर है। क्यों हमें जल्दी किस बात की है बेटा, वायरल की वजह से। वो फीवर है क्या आपको, तबियत खराब होने के चांसेस लग रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है। आर आर आर, अरे क्लियर है मेरी बात। तो इसकी लंबाई कितनी है इस वक्त, नेचुरल लेंथ, तो क्या हुई है ये स्प्रिंग, इलोंगेट हुई है। कितने से, r/4 से। इलोंगेट स्प्रिंग क्या करेगी, पुल करेगी कि पुश करेगी, पुल करेगी। तो यानी ये एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तीसरा फोर्स इधर की तरफ, mg/4,
mg/4। अरे बताओ, Yes, sir. mg/4। अब सेकंड, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है? इक्वेशन लिखना। किन दिशाओं में? एक्सेलरेशन की दिशाओं में, यानी एसी और एटी की दिशा में। ये है एसी की दिशा, करीबो, और ये है एटी की दिशा। अरे दिख रहा है? बताइए, एसी की दिशा में फोर्स एक तो एन है, और बताइए क्या है? तीन फोर्स दिख रहे हैं आपको, तीन फोर्स दिख रहे हैं। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। हाँ बताइए, इक्वेशन लिखवाइए मुझे। सेंटर की तरफ क्या क्या फोर्स है, बोलिए। एन, बहुत धीरे बोलते हो बे, खाना नहीं खाया फिर। एन माइन, आगे एन प्लस mg/4 cos 60। बहुत बढ़िया। n प्लस mg/4 cos 60 कैसे क्या सब में आया आपको? n तो पूरा है इस mg/4 का cos 60। हाँ जी, माइनस, पक्का? ये एंगल 60 है, दिख रहा है क्या आपको? ये दिखा, 60 दिखा था? अरे दिखा था। ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, दिख रहा है? तो क्या आया, बोलिए। माइनस mg sin 60 बराबर, बोलो क्या? 0, क्योंकि AC 0 है। तो इससे क्या n निकल आएगा? n निकल आएगा। Yes, sir. n निकल गया, पक्का? n निकल गया। घटिया सवाल है, दो कौड़ी का। सेम एक बात दिमाग में बैठ क्यों जाएगी तो आपको कभी लाइफ में गड़बड़ नहीं होगी। हाथ चलाएं, पेन चलाएं कि क्या बोला है, एक्सेलरेशन मानो, एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, खत्म। स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है? kx लगता है। स्प्रिंग फोर्स में रट्टा थोड़ी मारना है, kx की जगह x हमेशा बोलो, x निकालो ना यार। देखो इलांगेशन का क्या मतलब होता है। और दूसरी इक्वेशन इस दिशा में, इस दिशा में, बोलो। mg/4 sin 60, mg/4 cos 60 ये हो गया, तो mg/4 sin 60 इधर हो गया, प्लस mg cos 60 हो जाएगा। अरे वहां sin 60 चला गया तो परपेंडिकुलर में cos 60 ही जाएगा। सोचना भी नहीं, एंगल देखना भी नहीं है। एक में cos चला गया तो sin आएगा, पर दोनों इधर ही आएंगे। तो क्या आया बताइए, भूल गया? बोलिए कस के, तेज आवाज। sin 60 प्लस है क्या, कितना? mg बराबर m80। अबे इसमें कहा सॉल्व कर लेता है। m80 बराबर f बराबर ma तो लिखो यार। क्या क्या निकालने को बोला था? AC निकल गया, नॉर्मल निकल गया, 80 निकल गया। सवाल एकदम अव्वल दर्जे का घटिया सवाल था, पर इसी सवाल को सॉल्व करके, एक सवाल को सॉल्व करके 1985 में विनोद खोसला जैसे लोग IITian बने थे, जो कि आज वर्ल्ड के, यूएस के 10 रिचेस्ट पर्संस में से एक हैं। इतने घटिया सवालों को सॉल्व करके ही लोग, पर हाई, क्योंकि घटिया सवाल है, पर तुमने कहा कि मैं और घटिया हूं। सवाल घटिया, मैंने कहा मैं और अव्वल दर्जे का घटिया। तुम इससे घटिया सवाल लगो, मैं और नीचे गिर जाऊंगा, मैं रेंगने लगूंगा, मैं सोचना ही बंद कर दूंगा। क्या ऐसा रॉकेट साइंस था इस सवाल में? 5-6 सवाल आते थे। 1985 का सवाल है, 6-7 सवाल आते थे। एक सवाल पूरा कर दे आदमी, 2 सवाल पूरा कर दे, साला IITian बन जाता। पर उन्होंने खुद, ऐसा कुछ है नहीं। आज चिल्ला चिल्ला के पूरा प्रोसेस समझा चुको, क्या स्टेप होता है। AC लिखो, AT लिखो, FBD बनाओ, इक्वेशन बनाओ, लिखो, खत्म सवाल। कुछ नया किसी सवाल में मैं करूं तो आप मुझे डांटना कि सर आपने मुझे ये नहीं बताया, आप नया कर रहे हो। मैं कही रहा हूं कि कुछ भी, कोई हर सवाल में एक ही काम, AC लिखो, AT लिखो, FBD बनाओ, गेट द आंसर ऑल द टाइम। क्लियर है क्या मेरी बात?
राइट ऑन। मेरे पढ़ाने के तरीके में अलग है दुनिया से, मैं समझा रहा हूं। अगर आप मैच कर पाए तो मग्घा कम मारना पड़ेगा, काम ज्यादा होगा, पर मेहनत खुद करनी पड़ेगी। मेहनत भी नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे तरीके से या किसी के तरीके से भी नहीं। उसके तरीके से लगता रहेगा कि बहुत मेहनत कर रहे हो, और जो 50 सवाल लगा रहे हो उससे भी कुछ नहीं रहा है। इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, बस सोचना पड़ेगा, आपको समझ में आना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाएंगे। राइट ऑन। काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फालतू का काम है, आसान काम है। काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक हुआ था डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब फोर्स निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, एसीएटी, जो हमने पहला पार्ट किया। दुनिया में लोग पहले काइनेमेटिक्स पढ़ाते हैं, बाद में हमने लेकिन न्यूटन्स लॉ के साथ पहले डायनामिक्स पढ़ी, अब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स एकदम घटिया है, कुछ भी नहीं है, मुश्किल काम है इसमें। काइनेमेटिक्स घटिया एकदम काम है, सिंपल सा, हमें समझ में आना चाहिए। सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में हम बात करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स की। पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है, सर्कल में घूम रहा है हमारा पार्टिकल। किसी फिक्स्ड लाइन से जो ये एंगल होता है, किसी फिक्स्ड लाइन से जो किसी में पार्टिकल यहां पे होगा, कहीं यहां पे होगा, तो हमने कोई रेफरेंस लाइन से जब उसका एंगल देखते हैं, मान लो वो यहां पर था, तो इसे, इस थीटा को कहते हैं एंगुलर पोजीशन। नाम याद रखना चाहिए, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। क्लियर है क्या मेरी बात? थीटा इज कॉल्ड एंगुलर, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। किसी फिक्स्ड लाइन से, जैसे उसमें किसी फिक्स्ड पॉइंट से दूरी को पोजीशन ऑफ पार्टिकल कहते थे, यहां पे फिक्स्ड लाइन से एंगल जो बना रहा है वो, उसको क्या नाम दिया? एंगुलर पोजीशन। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको हमने एंगुलर पोजीशन कहा। वो इनिशियली यहां था, फाइनली यहां पर पहुंचा, तो ये जो एंगल इसने घूमा है, इसको थीटा नॉट क्या देता हूं हाल फिलहाल। ये जो एंगल उसने घूमा है थीटा, थीटा जो है उसको थीटा नॉट कर दीजिएगा ताकि सिंबल अलग यूज ना करे, थीटा नॉट। तो ये इनिशियली यहां था, फाइनली यहां पर है, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? पक्का? अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पे पार्टिकल था, प्लीज ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वर्ड समझ में आया क्या हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? मान लीजिए कि हमारे सवाल में, ये हमारा एक सवाल लेके चलता हूं कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पे था इनिशियली, ये पार्टिकल था, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था। क्लियर है क्या मेरी बात? फिर मैंने आपको बोला कि ये ऐसे घूमकर यहां पर वापस आ गया, यहीं पर वापस भी आ गया, फाइनल भी वही है, फाइनल भी वही है। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई। इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉट जीरो, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कंफ्यूज कर सकता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। हमें लगा वहीं से घूम के वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमें देखना पड़ता है सेंस ऑफ रोटेशन। अगर ये ऐसे जाकर यहां पर आया है, ऐसे आया है, तो इसका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है, और अगर ये घूम के दोबारा यहां आया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई है। इट इज नॉट जीरो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेंस के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन अगर मान लो ये पहली बार में इसका मोशन ऐसा हुआ कि यहां से यहां गया, इधर आया, और फिर इस जगह से उल्टा घूम के यहां पर पहुंचा, अब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर एक ही सेंस में बढ़ता रहता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेंस पे डिपेंड करता है, नोट करके लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन सेंस। राकेश कह रहे थे कि पिछले में mg cos 30 होना चाहिए टेंजेंशियल वाला। अबे ये तुमने ये पिछली बार में इसमें ये mg sin 60 कैसे कराया था, मैं भूल गया। ये कैसे कराया था, मैं भूल गया। तो अच्छा हो किसी ने बोल दिया, मैं तो आप पे भरोसे पे। mg sin 60 कैसे आया था?
तो बोल, मैं बोला था माय मिस्टेक। मैं जैसे ही मैं थोड़ा सा लथार्जिक हुआ, आपके ऊपर भरोसा किया, अपना दिमाग बंद किया, गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है। इस दिशा में फोर्सेस चाहिए हमें। ये एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना है 60, तो ये एंगल भी 60 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो mg cos 60 होगा इधर की तरफ, और इधर की तरफ होगा, और ये mg/4 का भी cos 60 इधर। इस दिशा में फोर्स तोड़ने हैं, कहा इस दिशा में फोर्स तोड़ने हैं। तो क्या क्या है इस दिशा में फोर्स? n प्लस mg/4 cos 60 माइनस mg cos 60 बराबर 0। अरे चेक करिए, अब इसमें ये साइन हो जाएगा। अरे समझ आया? इसमें तो दिखना भी नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। ये एंगल इसका इससे एंगल 30 नहीं आ रहा था, 60 आ रहा है। दिख रहा है? थैंक यू राकेश। बैक टू द गेम। क्या लिखा आपने? थैंक यू बेटा। हाँ नकुल, बिल्कुल सही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेंस पे डिपेंड करता है। कब जीरो होगा? कि अगर ऐसे जाकर वापस ऐसे आएगा तब जीरो। ऐसे ही घूमते हुए वहीं पे आ जाएगा तो 2 पाई, दो बार में आ जाएगा तो 4 पाई। हमेशा बढ़ेगा सेंस के हिसाब से। इट इज नॉट लाइक नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट कि जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, ऐसा नहीं है यहां। ठीक है, इसमें सेंस ऑफ रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का? इसका नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पक्का? नेक्स्ट, ओमेगा इज डिफाइंड एज डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा इज डिफाइंड एज डी थीटा बाई डी टी। ये तो हमें पहले से पता, ये तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। एंड अल्फा इज डिफाइंड एज डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी। क्लियर है? अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। ये क्या, ये अगर हम काइनेमेटिक्स की बेसिक स्ट्रेट लाइन मोशन को देखें, उस जैसी ही सारी कहानी है। ये एंगुलर पोजीशन वहां पर क्या था? लीनियर पोजीशन, कोऑर्डिनेट, और जिनसे दूरी। डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पे वेलोसिटी थी, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है। जहां पे एक्सेलरेशन था, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। सब कुछ वही है, सब कुछ वैसा ही है, एकदम आसान काम है। तो क्लियर है? सब कुछ आसान काम है। तो इसमें हम यहां पे क्या कर सकते हैं? केस वन अल्फा की वैल्यू 0 है। अल्फा की वैल्यू 0 है, तो वहां पे अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो दूरी कैसा निकालते थे? स्पीड इनटू टाइम। वहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसे? अगर एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका? कांस्टेंट वेलोसिटी है, वीटी। तो यहां पे सीधे एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा टी। केस वन। आई होप इट इज क्लियर। इसको काम खुद करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा। अब मैं वैल्यू डाल के डालूंगा नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है काइनेमेटिक्स में, इसलिए मैंने उस पर टाइम बर्बाद नहीं करता। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा टी, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। पक्का? केस टू, अल्फा इज कांस्टेंट। अल्फा कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। व्हाट डज इक्वेशन ऑफ मोशन सेज? यहां पे होगी, वहां क्या था पहली? यहां पे हो गई ओमेगा फाइनल, वहां पे वी यू सिंबल था, यहां पे सिंबल नहीं है, बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अरे समझ में आया? ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी वहां पे? एस इक्वल टू, यही फॉर्म याद है आपको? बस v प्लस यू बाई 2 इंटू टी और वी टी माइनस हाफ टी स्क्वायर। यहां पर आ गया थीटा बराबर, एस की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या फिर ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2 इंटू टी।
या फिर ओमेगा फाइनल टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। क्लियर? एंड द थर्ड इक्वेशन वहां पे क्या थी? यहां हो गई ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये कब लगेंगी? अल्फा कांस्टेंट हो। केस 3, अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, तो इसमें क्या होगा? यूज कैलकुलस, यूज कैलकुलस, यूज कैलकुलस। ठीक है? क्या कैलकुलस? अगर हमें थीटा पता है, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ओमेगा डी टी। तो याद है? और अल्फा इज इक्वल टू, अगर ओमेगा दिया है तो डी ओमेगा बाई डी टी, और अगर अल्फा दिया है तो इंटीग्रेशन फॉर्म ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बराबर इंटीग्रल अल्फा डी टी। वहां पर एटी का कर्व एटी देता था, इंटीग्रल चेंज इन वेलोसिटी देता था, यहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्लियर है? सारी बातें वही है, रिपीट कर रहा हूं। 3 सवाल कराऊंगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा, हम सब जो सीखा है वो समझ पाएंगे। और अल्फा को लिखने का एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। वही सारे ग्राफ बन सकते हैं, वही सारी सब कुछ हो सकता है, हम सिर्फ सवाल से समझेंगे। क्लियर है? सवाल करते हैं, सवाल से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से करिएगा। ये पार्टिकल है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पर है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पर है, मैं सब कुछ डाल दूंगा उसमें। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पर है, इसका मास है 1 kg, 1 kg। ये है पार्टिकल, दिख रहा है क्या? ऐसे घूम रहा है, मास 1 kg है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ही सवाल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। एंड विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या नोटिस किया आपने? अल्फा कांस्टेंट है, व्हाट यू कैन यूज? इक्वेशन ऑफ मोशन। और डायनामिक्स का जो पढ़ा है वो तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, मैं सारे सवाल पूछूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा से घूमना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से करेंगे। एंगुलर स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, एंगुलर स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, एंगुलर स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। जल्दी जल्दी, 25 रेडियन पर सेकेंड, कुछ करना ही नहीं था। ओमेगा इनिशियल 0 है, ओमेगा फाइनल निकालना है, अल्फा 5 है, टाइम 5 है। अरे हर सेकंड 5 बढ़ रही है,
25 रेडियन पर सेकेंड. Is it right? Find out the time to complete first revolution. Find out the time to complete first revolution. Find out the time to complete first revolution. पहला चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? पहला चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? पहला चक्कर, एक सवाल पूरा कैलमेटिक्स का, ये आपका सवाल काम का है, रिवीजन में यही काम आएगा सवाल, यही सवाल काम आएगा, रिवीजन का सवाल है। जल्दी बताइए। गुड राकेश। क्या करें? एस बराबर है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएं। एस मतलब थीटा, एक चक्कर में कितना एंगल घूम गया? तो 2 पाई बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, हाफ अल्फा 5 है, टी स्क्वायर। खत्म सवाल। इतना धीरे कैसे कर सकता है कोई? 4 पाई बाई 5 सेकेंड। आंसर। फाइंड आउट द स्पीड after 2 revolution. Find out the angular speed after 2 revolution. Find out the angular speed after 2 revolution. Find out the angular speed after 2 revolution. जितने संभव सवाल बन सकते सब बना दूंगा मैं यहां। Find the angular speed after 2 revolution. रूट 45 क्या लगाया? मैंने तीनों इक्वेशन का पहला स्टार्ट में सवाल दे दिया। क्या लगाया? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर हमें निकालना है, ओमेगा इनिशियल स्क्वायर 0 है, प्लस 2 अल्फा थीटा, अल्फा 5 है, थीटा की वैल्यू 4 पाई है। इज इट राइट? तो कितना आया? 5 दूनी 10, 40, रूट 40 पाई, रूट आंसर। ये सबसे पहले मैंने तीनों इक्वेशन को यूज करना है, क्या आपको सवाल दे दिया, रूट 45। नेक्स्ट, अब सवाल में बदलते हैं। फाइंड आउट द रेशियो of time taken to complete first oscillation, second oscillation and third oscillation. Find out the ratio to complete first oscillation time, to complete first oscillation, second oscillation and third oscillation. रेशियो ऑफ टाइम चाहिए, पहला ऑसिलेशन, सेकेंड ऑसिलेशन और थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। हर्ष, रेशियो ऑफ टाइम। ऑसिलेशन नहीं, सॉरी, रेवोल्यूशन, माय अपॉलॉजीज। रेवोल्यूशन। फाइंड आउट द टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकेंड रेवोल्यूशन एंड थर्ड रेवोल्यूशन। फर्स्ट रेवोल्यूशन में कितना समय लगेगा? कैसे निकालें? निकाल ही लिया शायद। 2 पाई इज इक्वल टू हाफ 5 टी स्क्वायर। इज इट राइट? तो कितना आया फर्स्ट का? कितना आया टाइम? T1 कितना आया? अंडर रूट 4 पाई बाई 5। बाद में कर लेंगे सब, ठीक है। ये किस में लगा? फर्स्ट में। और सेकंड पूछा है, सेकंड में करने की जगह हम 2 रेवोल्यूशन का टाइम निकालते हैं, 2 रेवोल्यूशंस का टाइम निकालते हैं, 2 रेवोल्यूशन का टाइम निकालते हैं। 2 रेवोल्यूशन का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 पाई इज इक्वल टू हाफ 5 टी स्क्वायर, क्योंकि उसमें भी इनिशियल स्पीड 0 है,
पर ये 2 रेवोल्यूशन का टाइम है, सेकंड का नहीं है। ये सब बातें हो चुकी है, सेकंड का नहीं है, 2 रेवोल्यूशन का टाइम है। तो कितना आया 2 रेवोल्यूशन का टाइम? √8π/5। तो हमें सेकंड रेवोल्यूशन का टाइम कितना मिलेगा? सेकंड रेवोल्यूशन का टाइम कितना मिलेगा? T2 T-T1। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है सेकंड रेवोल्यूशन का टाइम मिलेगा T2 बराबर √8π/5 माइनस √4π/5। एम आई मेकिंग सेंस? बहुत बढ़िया। फिर 3 रेवोल्यूशन का टाइम निकालते हैं। 3 रेवोल्यूशन का टाइम निकालते हैं। तो 6π इज इक्वल टू हाफ 5t²। सही है। तो कितना आया t इससे? √12π/5। ये किसका समय हुआ? 3 रेवोल्यूशन का। तो थर्ड का कैसे निकालें? 3 रेवोल्यूशन माइनस 2 रेवोल्यूशन। थर्ड रेवोल्यूशन मतलब 3 रेवोल्यूशन का टाइम माइनस 2 रेवोल्यूशन का टाइम। तो T3 कितना आया? T3 आया √12π/5 माइनस √8π/5। ये हमारा आंसर आया। ये आया T1, या आया T2, या आया T3। हमें क्या सवाल में पूछा है? T1 is to T2 is to T3। तो क्या आया हमारा आंसर? √4, अरे π/5 सब में है ही है, is to √8 माइनस √4। अरे बताओ, is to बोलिए √12 माइनस √8। गंदे आंसर आए। और सिंप्लीफाई कर सकते, √5 से भाग दे दें, अरे √4 से भाग दे दें, √4 सब में कॉमन है। तो क्या आ गया आंसर? 1 is to √2 माइनस 1 is to √3 माइनस √2 is the answer of the question। क्लियर है? वेरी गुड। अगला सवाल। अगला सवाल, एक ही सवाल से सबको समझ में आना चाहिए। एक ही सवाल से सबको समझ में आना चाहिए। अगला सवाल, फाइंड आउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका रेडियस 1 मीटर है। सवाल में बदल लें, क्या कि रेडियस 1 मीटर कर लें, रेडियस 1 मीटर कर लें। क्या पूछा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? r ओमेगा स्क्वायर, यानी हमें ओमेगा ही चाहिए मेनली। कब? 2 सेकेंड पे। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अल्फा टी 2 × 5। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो एसी कितना आ गया मेरे बच्चे? 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 100। अबे एसी है, अब एक्सेलरेशन है, ये अल्फा नहीं है। एक्सेलरेशन तो असली होते थे, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। एसी कितना आया? 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 80 एट द सेम मूवमेंट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 80 एट द सेम मूवमेंट? एसी निकाल दिया, अब 80 निकालिए। आर अल्फा होता है 80, अल्फा 5 है, आर 1 है, तो 80 कितना आ गया? 5 रेडियन। 5 रेडियन, चंपक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 80 एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम ए लगाते हैं उसमें, एफ बराबर एम ए टी लगाते हैं। 80 क्या हो गया? F/m। 80 क्या हुआ? एक्सेलरेशन। अरे अल्फा होता है सिर्फ वो एंगुलर एक्सेलरेशन। लेसन में 80 एसी तो असली में एक्सेलरेशन थे ना, अभी तक डायनामिक्स करके आए हैं। तो क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
What is the net acceleration? What is the net acceleration at the given moment? At 2 seconds. What is the net acceleration at 2 seconds? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. What is the net acceleration at 2 seconds? कितना आया? अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन आ गया. नेट एक्सेलरेशन पूछे अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. बहुत बढ़िया आ गया. नेट एक्सेलरेशन पूछेगा. व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट 2 सेकेंड? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल? अबे बीडी तो बना नहीं सकते क्योंकि दिया तो है नहीं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. सिर्फ सर्कल में घूमता बताया है. तो F बराबर ma से सोच लेंगे. ए पता चल गया क्या आपको? तो नेट फोर्स कितना आता है न्यूटन लॉ से? F बराबर ma के बराबर. तो 1 इंटू ए 100 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इज द आंसर. फोर्स पूछे तो. एम आई मेकिंग सेंस? वेरी गुड. नेक्स्ट. What is the angle made by acceleration with radial line? What is the angle made by acceleration with radial line? Angle made by acceleration with radial line. Angle made by acceleration with radial line. What is the angle made by acceleration with radial line at t equal 2 seconds? At t equal to 2 सेकेंड. तो t equal 2 सेकेंड पे कहीं भी हो क्या इसके पास एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ आया था 5 नहीं 100 आया था शायद. तो कितना आया था? 100. और इधर की तरफ 5. तो रिजल्टेंट इधर. यह एंगल बताना है थीटा. यह एंगल बताना है थीटा. ये एक्सेलरेशन इसका यही हुआ ना. इसका रिजल्टेंट है 100 का और 5 का. तो यही तो होगा त्रिभुज. 100 इधर है 5 इधर है. यही तो हुआ. कितना एंगल बना रहा है? tan इनवर्स 1/20. 5 ये है 100 ये है. तो tan थीटा बराबर 5/100. कितना आंसर आया? tan इनवर्स 1/20 इज द आंसर. किसका एंगल है? नेट एक्सेलरेशन का. किसके साथ? अगर उससे पूछा होता तो टेंजेंशियल लाइन से तो 90 माइनस या कॉट इनवर्स. कॉट इनवर्स हो जाता. क्लियर है? अरे क्लियर है. अब इसको अल्फा मान लेते. ये 5 और ये 100 हो जाता. तो चेक करिए. तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाता है इसमें? 100/5. tan इनवर्स 20 हो जाता. tan इनवर्स 20 हो जाता. अरे समझ में आया मेरी बात? वेरी गुड. नेट. अगला सवाल. अगला सवाल. छोटे छोटे सवाल हैं. हर सवाल इंपॉर्टेंट है. हर सवाल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेरे बच्चों. हर सवाल इंपॉर्टेंट है. क्लियर है यहां तक? वेरी गुड. अगला सवाल. Find out the time when acceleration makes 45 degree with radial line. Find out the time when acceleration makes 45 degree with radial line. कोई सवाल मिस नहीं करना है. 45 डिग्री विद रेडियल लाइन. कहीं पर होगा पार्टिकल. उसके पास एक होगा AC और एक होगा AT. अरे होगा. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे आया. क्या बोल रहा है सवाल में? 45 डिग्री है. क्या मतलब पता चला 45 डिग्री से? tan 45 बराबर AC अपॉन AT. यानी tan 45 1 होता है. यानी AC और AT बराबर आ गया. क्या हुआ? tan 45 इस बार एंगल दिया हुआ है
बराबर AC अपॉन AT। अरे AT अपॉन AC, अरे चेक करिए, यानी AT बराबर क्या आ गया, AC, यानी AT क्या होता है, मैं भूल गया, R अल्फा। अल्फा पता है क्या, 5। आर पता है क्या, कितना, 1, तो ये हो गया 5। AC क्या होता है, R ओमेगा स्क्वायर, अरे क्या बोलते हो, R ओमेगा स्क्वायर, R ओमेगा स्क्वायर, तो हमने कहा R तो 1 है, ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, √5। अब सवाल क्या है कि ओमेगा √5 कब होगा, किस टाइम पर होगा, तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन, V इक्वल टू U प्लस AT। ओमेगा कितना दिया हुआ है, √5, इनिशियली कितना था 0, अल्फा कितना दिया हुआ है 5, टाइम कितना दिया हुआ है T। अरे चेक करिए, तो इससे क्या आया, टाइम की वैल्यू 1/√5 सेकेंड, आंसर आया 1/√5 सेकेंड का। एक बार सिर्फ इस सेम सवाल को एक बार और प्रैक्टिस कर ले, बहुत बढ़िया। फाइंड आउट द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन मेक्स 37 डिग्री फ्रॉम रेडियल लाइन, 37 डिग्री फ्रॉम रेडियल लाइन, acceleration makes 37 degree from radial line. Find out the time when acceleration makes 37 degree. 37 degree. इधर हुआ AC, इधर हुआ AT, और एक्सेलरेशन इधर हुआ, ये 37 डिग्री बना रहा है, ये AT, ये AC। एंगल देखना आता है ना, कैसे करते थे, तो क्या लिखेंगे, स्टेप 1, tan 37 बराबर AT/AC। दिख रहा होगा यार, ये AT ये AC, AT ऐसे ही ना, तो यहां शिफ्ट करके बना दिया। tan 37 कितना होता है, 3/4, तो 3/4 बराबर R अल्फा अपॉन R ओमेगा स्क्वायर। R से R कैंसिल, क्या आया, 3 ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 अल्फा। ओमेगा कैन बी रिटन एज अल्फा टी बिकॉज ओमेगा इनिशियल 0 है, तो ये आया 3 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 4 अल्फा। थोड़ा अलग तरीके से इस बार लिखा सेम बात को, तो क्या आ गया हमारे पास, टी स्क्वायर बराबर 4/3 अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 5, तो टी की वैल्यू आ गई 2/√15 सेकेंड, 2/√15 सेकेंड इज आंसर। 2/√15 सेकेंड। गलत किया क्या, सही किया हर्ष, ठीक है। क्लियर है, गुड। नाउ T इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था, T इक्वल टू 0 पे ओमेगा भी 0 था, यहां रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इसका अल्फा की वैल्यू 5t है, मतलब समय के साथ अल्फा बदल रहा है। सॉरी, नया सवाल, अल्फा की वैल्यू 5t है, मास 1 kg है, रेडियस 1 मीटर है, अल्फा की वैल्यू 5t है, यानी हर समय पे अल्फा अलग अलग है। तो पहली बात क्लियर है, कुछ भी हो जाए इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे इसमें, कैलकुलस। रिपीट ऑल द क्वेश्चंस, नॉट हियर एट योर होम। जगह छोड़िए, पर ये करना पड़ेगा आपको। रिपीट ऑल द क्वेश्चन, सारे सवाल वापस से।
अरे वही जो सवाल पूछे थे वही, ठीक है। रिपीट ऑल द क्वेश्चंस। अब मैं सवालों को अलग अलग तरीके के फॉर्म में जो दे सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक एक लाइन का एक एक सवाल है, अब एक सवाल के पार्ट नहीं होंगे, ये 2 पार्ट करने से आपको कम से कम वर्किंग सर में आ गई। कैसे करेंगे सर में आ गया ना, आप इसको कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेंगे, पक्का? वेरी गुड। अगला सवाल, अब वर्ड्स में बोल रहा हूं ताकि आपको वर्ड्स रीड करना समझ में आए। पहले एक फोटो बनाई हुई है, ये पॉइंट ओ दिखाया हुआ है, ये पॉइंट सी दिखाया हुआ है, यहां पे एक पार्टिकल दिखाया हुआ है, पार्टिकल दिखाया हुआ है, ये एंगल थीटा दिखाया हुआ है, इसकी रेडियस आर दिखाई हुई है, ये एंगल थीटा दिखाया हुआ है। इसका एंगल थीटा दिखाया हुआ, ओ से पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले पोजीशन वेक्टर का एंगल थीटा दिखाया हुआ है, ये एंगल थीटा दिखाया हुआ है। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये एंगल थीटा दिखाया जा रहा है। इफ डी थीटा बाई डी टी is constant and it is equal to 5 radian per second, ठीक है। फाइंड आउट angular speed of particle with respect to center। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर बोलने की जरूरत नहीं है, सर्कुलर मोशन में विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ही होता है, अबाउट सेंटर ही होता है। अच्छा सवाल है ये, पर इस पे सवाल कभी भी आ सकता है और छोटी सी बात पे आधारित है। बहुत बढ़िया राकेश, क्या आंसर आया? पहले बताइए एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है? सर्कल में घूमते हैं तो एंगुलर स्पीड का क्या मतलब होता है? सर्कल में घूमते हैं तो क्या v परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो जनरल परिभाषा थी। सर्कल में क्या बताया था? सर्कल में मैंने आपसे कहा हुआ है, आप सुनते नहीं है ध्यान से, कि सेंटर के अबाउट निकालते हैं। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये एंगल को अगर मैं बीटा बोल दूं तो ये बीटा जिस रेट से बदल रहा होगा, अरे बीटा के बदलने के रेट को ही एंगुलर स्पीड कहेंगे। तो हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओमेगा विच इज नथिंग बट डी बीटा बाई डी टी। ये हमें पता है कि आंसर तो यही है। गिवन क्या है सवाल में? डी थीटा बाई डी टी बराबर दिया हुआ है 5 क्या कितना? 5 रेडियन पर सेकेंड। हमें डी बीटा बाई डी टी चाहिए, तभी कर सकते हैं जब बीटा और थीटा में रिलेशन पता हो। तो ये एंगल अगर थीटा है, वैसे ये थ्योरम होती है कि कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो सरकमफ्रेंस पे उसका आधा एंगल बनाती है। नहीं आता, कोई बात नहीं। ये लेंथ कितनी है? आर। 5 कहां से आ गया? आर। ये लेंथ कितनी है? तो ये भी थीटा होगा, अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो आंसर आ गया बीटा बराबर 2 थीटा। हम सवाल 10 रेडियन पर सेकेंड इज द आंसर। बीटा बराबर 2 थीटा। आगे से याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट।
अब मैं छोटे छोटे जितने भी अलग अलग तरीके की बातें हैं, पहले तो स्टैंडर्ड बातें सारी करा दी 2 सवालों में, अलग अलग तरीके की जितनी बातें आएंगी वो सब यहां पे करा रहा हूं। बीटा बराबर 2 थीटा, तो डिफरेंशिएट करते हो डी बीटा बाई डी टी बराबर 2 डी थीटा बाई डी टी, यानी 10 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, बेसिक मैथ्स में भी मैंने चिल्ला के बोला था ये वाली परिभाषा, ये एंगल वाली बात, अरे याद है? बीटा बराबर क्या आ गया? आंसर आ गया, समझ में आ गया? क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल, ध्यान से, यह है सेंटर, यह है ये वाला पॉइंट ओ, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है पी, यहां पार्टिकल है पी है, ठीक है, पी यहां पर है, लिखिए, द फोर्स ऑन द पार्टिकल always acts five Newton towards point O, towards point O, हमेशा 5 न्यूटन का फोर्स O की तरफ लग रहा है, हमेशा 5 न्यूटन का फोर्स O की तरफ लग रहा है। द पार्टिकल सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो 5 न्यूटन का है, O की तरफ लग रहा है, ठीक है, इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, ये भी दिया हुआ है, आसान आसान सवाल है, भाषा का समझना है, सर्कुलर पाथ, ठीक है, हमेशा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो क्लियर है? At t equal to 0, it is at P t equal to 0, ये P पर है, choose the correct statement, उसको एक काम करिए, 5 न्यूटन का जगह क्या लिखा है हमने, पार्टिकल पे क्या फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन हटा दीजिए, बस टूवर्ड्स पॉइंट ओ लिख दिया, कितना लग रहा है हमें नहीं पता है, और हमेशा फोर्स उसकी तरफ किधर लग रहा है, ओ पॉइंट की तरफ, ठीक है, क्लियर है? और पार्टिकल किस में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन है, पक्का बेटा? गुड। इक्वल टू 0 पे पी पॉइंट पर है पार्टिकल, ये दिया हुआ है, स्टेटमेंट आप पास ट्रू फॉल्स बताते रहना है। एट t इक्वल टू 0 स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 0, at t equal to 0 speed of particle is 0, at t equal to 0 speed of particle is 0। सिर्फ आपका सोचने का तरीका देखना चाह रहा हूं, फ्री होइए एकदम, पहले तो डरिए मत, आराम से सोचिए, मैं आपका सोचने का तरीका देखना चाह रहा हूं।
पार्टिकल हमेशा सर्कल में चल रहा है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है? पार्टिकल हमेशा सर्कल पे चल रहा है। पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसका नेट फोर्स हमेशा ओ की तरफ हमें दिख रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। फोर्स उसके ऊपर, जब फोर्स हमेशा उसके ऊपर कितने का लग रहा नहीं पता मुझे, लेकिन हमेशा फोर्स किधर लग रहा है? टूवर्ड्स ओ लग रहा है। किसी मूवमेंट पे पी पॉइंट पर था, किसी टाइम पे हमने देखा तो पी पॉइंट पे था, टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो किसे कहते हैं मोशन में? जब से हमने देखना स्टार्ट किया, जब से जीवन स्टार्ट हुआ, जब से बिग बैंग हुआ, तब नहीं होता टी इक्वल टू जीरो। किसी चीज को देखना हमने जब से स्टार्ट किया उसे टी इक्वल टू जीरो कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? टी इक्वल टू जीरो का मतलब हमने आए इसमें, हमारे लिए यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है? अरे क्लियर है? तो मेरा सवाल यह है कि जब वो पी पॉइंट पर है उसके बाद स्पीड है या नहीं है? क्या लिखा हमने? बोला हमने, क्या पूछा? स्टेटमेंट क्या लिखा? इट हैज, क्या लिखा है? हाँ, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। क्यों? तो उस समय एक्सेलरेशन से वेलोसिटी थोड़ी बता सकते हो। जब इसको ड्रॉप किया गया तो इसका एक्सेलरेशन तो है जी, पर वेलोसिटी तो जीरो है। जब इस पार्टिकल को ड्रॉप किया गया तो इसका एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी कितनी है? जीरो। एक्सेलरेशन होने से ये थोड़ी बता सकता है कि वेलोसिटी है कि नहीं है। ये सोचने का तरीका थोड़ी हो सकता हमारा। एक्सेलरेशन किसी के पास है इसका मतलब ये थोड़ी कि उस समय उसका वेलोसिटी भी होगी। मैं तो सिर्फ सोचने का तरीका डेवलप करना चाहता हूं। तो हमने कहा इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स इधर की तरफ है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। इसका मतलब है इसके एक कंपोनेंट एसी भी होगा और एटी भी होगा। एसी है तो मतलब वी स्क्वायर बाई आर है, तो वी एसी अगर है तो मतलब वी स्क्वायर बाई आर है, तभी तो एसी हो सकता है। अरे बताइए, अब आर तो आर है तो वी भी होगा, तो इसका मतलब है यस, नो, इट विल हैव वेलोसिटी। कैसे पता लगा है? समझ में आया आपको? एसी नॉन जीरो है, वी स्क्वायर बाई आर। बिल्कुल सही राकेश एंड नकुल। अरे क्लियर है? अगला क्लियर है क्या मेरी बात? नेक्स्ट, its speed will increase as it passes through P. Its speed will increase as it passes through P. इसके बाद V तो है, मैं पूछ रहा हूं P पॉइंट पे V इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? सवाल मैंने बोल दिया इंक्रीज कर रहा है। गलत है कि सही है? इसकी स्पीड, मैंने क्या स्टेटमेंट बोला है? विल इंक्रीज एट इज पासेस थ्रू P। तो वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और इज फॉल्स, कह सकते हैं नहीं कुछ होता, इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मुझे लगा मैंने ही कोई गलत स्टेटमेंट बोल दी। फॉल्स क्यों हर्ष? क्या लग रहा है, ट्रू की फॉल्स? अबे उतनी देर की बात नहीं करनी, 200 साल बाद की। पी पॉइंट पर पूछ रहा है कि अभी बढ़ रही है कि घट रही है। नकुल कह रहे हैं ट्रू, राकेश कह रहे हैं ट्रू, हर्ष कह रहे हैं फॉल्स। आप बताइए क्यों? बताइए क्यों, बता तो दीजिए। आपने इतना कॉन्फिडेंस से ट्रू बोले, मुझे समझा तो दीजिए ना, मैं भी समझ जाऊं। इस समय इसके पास स्पीड तो है क्योंकि इसके पास एसी है। अरे बताओ ना यार, स्पीड तो है इसके पास क्योंकि इस समय एसी है और एटी भी है। तो
तो इतना तो पता है कि पक्का की स्पीड है और बदल रही है, स्पीड है और बदल रही है। 80 है तो स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी? क्या इसके पास स्पीड है? स्पीड है, इस पे आपने कहा टिक। 80 है, इस मूवमेंट में 80 है, यस टिक। काइनेमेटिक्स की बेसिक फंडामेंटल तो समझ जाए। 80 है, स्पीड है। 80 क्या करता है? स्पीड को बदलता है। तो या तो स्पीड अप होगा और स्पीड डाउन होगा। तो मेरा पूछा है, मैंने पूछा स्पीड अप हो रहा है, इस मूवमेंट में बताना है। आगे क्या हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करनी होती बेटा। अरे वो तो हमने वैसे ही 80 जब हमने कर ही दिया है तो हमें पता चल गया कि 80 है तो स्पीड तो बदल रही होगी, तो एक्यूट एक्यूट देखने की अब जरूरत ही नहीं है। अरे 80 है तो स्पीड तो बदल ही रही होगी। अच्छा, आपने कैसे बताया कि इसके पास स्पीड है? मैं भूल गया। एसी है इसलिए आपने बता दिया स्पीड है। किधर की तरफ है स्पीड इस समय? अगर इसकी स्पीड v इधर होती तब भी एसी होता, v इधर होता तब भी एसी सेम ही होता। तो ए देख, इसके आपने कहा कि इसका एसी है तो उससे क्या पता चला आपको पास v है, पर आपको पता चल गया कि v इधर की तरफ है कि v इधर की तरफ है? नहीं। तो हम नहीं बता सकते कि स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, क्योंकि अगर इस मूवमेंट पर इसकी स्पीड कि अब हमें ये एम्बिग्यूटी है कि v इधर है क्वेश्चन मार्क कि v इधर है क्वेश्चन मार्क। क्यों नहीं पता मुझे इस मूवमेंट पे? और कुछ तो बताया नहीं, पहले की बात तो बताई नहीं कि पहले कहां था, क्या था, कैसे छोड़ा गया, क्या किया गया। इस समय हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। समझिए, थोड़ा सा मुश्किल बात है, समझिए। क्या मुश्किल इतनी भी नहीं है। क्या आपको ये, आपने स्पीड है इसके पास कैसे पता चला था आपको? एसी को तो इस बात, चाहे ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, वी स्क्वायर बाई आर तो सेंटर की तरफ होता ही है। तो आपको वी की दिशा थोड़ी पता है। 80 कोई एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कब बढ़ाएगा? जब उसकी तरफ होगा। तो स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? नहीं पता। तो विल लिखा है वहां पे। अरे वहां विल लिखा है, विल मतलब होता है अफर्मेटिव है वो, तो स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। मे कहा होता तो सही होता। अरे विल की जगह मे लिखा होता तो सही होता, मे इंक्रीज। अरे समझ में आ रहा अंग्रेजी? विल मतलब अफर्मेशन से बोल रहा है वो आदमी। पक्का? 80 का हमें दिशा पता है पर बी की दिशा नहीं पता है। अरे बताइए, क्लियर है? अगला सवाल, वर्ड्स में फिर से, वर्ड्स में फिर से। A particle has a variable angular acceleration such that its angular speed varies with angular displacement as omega is equal to 5 theta square, where theta is angular displacement है। omega is equal to 5 theta square। omega is 5 theta square। Find out the time to complete one revolution
सेकेंड पार्ट, रिपीट द क्वेश्चन इफ ओमेगा इज इक्वल टू 5 रूट थीटा। सेम सवाल दो बार दे दिया। ओमेगा इज इक्वल टू 5 रूट थीटा। जल्दी, कैसे प्रोसीड करेंगे? हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड टाइम व्हेन थीटा इज 2 पाई। यही करना है? अरे बताइए। तो हमें टाइम निकालना है थीटा के टर्म में, तो हमें यहां पर ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिखना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा? तो हमने लिखा पहले इक्वेशन में डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 5 थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर को इधर ले गए, तो डी थीटा बाई, बताइए, थीटा स्क्वायर बराबर 5 डी टी। बताइए आंसर। मैं चाहता हूं कि इंटीग्रेट करें एक बार। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरी बार अगर मैं सॉल्व कर रहा हूंगा दूसरा वाला सवाल, तो उसमें भी करूंगा। डी थीटा बाई रूट थीटा बराबर 5 डी टी। करिए। बहुत बढ़िया राकेश। ये एक मैथमेटिकल गलती आपसे बहुत ज्यादा हो जाती है, इसी को समझाने का बस तरीका है मेरा। कभी भी इंटीग्रेट करने में दो बातें याद रखिए, या तो लिमिट्स लगाइए या कांस्टेंट इस्तेमाल करिए। कांस्टेंट सबसे लास्ट केस है, पहला इफेक्ट होता है लिमिट लगाना प्रॉपरली। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज इसमें आप लिखते हैं 0 से टाइम t, और थीटा की इनिशियल वैल्यू कितनी होती? 0 ही। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब मोशन स्टार्ट होगा तभी तो करेगा। 0 से 2 पाई, पर इसका इंटीग्रेशन जब करते 1 अपॉन थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है -1 बाई थीटा आएगा। अरे चेक करिए, -1 बाई थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई बराबर 5t। 2 पाई रखेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई आ गया, और जब 0 रखेंगे तो इंफिनिटी आ गया। ऐसा हो गया तो क्या मतलब हुआ इसका? आपने मैथ्स अगर सही लगा, अगर आपने ये लिमिट डालना भूल गए होते तो आप सिर्फ 1 बाई थीटा लिखते हो बराबर 5t लिखते हो, थीटा के लिए 2 पाई डालते और आपका आंसर कुछ आता, गलत हो जाता। लिमिट लगा के आप फंसे ना यहां पर। मैथ्स क्या कह रही है? ये मेरे बस की बाहर की बात है। मैथ्स क्या कह रही है? ये मेरे बस के बाहर की बात है, क्योंकि क्या दिख रहा है आपको? मैथ्स कह रही है मेरे बस की। आपने फिजिक्स सही लगाई है, बिल्कुल गलत नहीं लगाया, यही करते हैं। मैथ्स क्या कह रही है? मेरे बस के बाहर की बात है। मैथ्स कभी भी गलत बात नहीं बोलती। ये मेरे बस के बाहर की बात है का मतलब ये होता है कि ये कभी चक्कर लगा ही नहीं पाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट विल नेवर कंप्लीट ऑसिलेशन। ये सवाल आपके जीवन में कभी नहीं आएगा कि ऐसा आ जाए, पर इंपॉर्टेंट बात जो आपके जीवन में आएगी वो ये है कि प्लीज याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में लिमिट जरूर लगाइए या +c लिखिए, कम से कम इतना काम करिए। ये गलती एक है जो शायद यहां पे ऐसा सवाल आपसे पूछेगा नहीं, हाई लेवल सवाल हो गया। तो इसका मतलब ये है, इंफिनिटी आ रहा है, 1/0 नॉट डिफाइंड आ रहा है। मतलब इसका होता है कि आंसर होगा ही नहीं टाइम का। अगर मैथ्स नहीं बता पा रही तो होगा ही नहीं।
यह है पावर ऑफ मैथ्स। इसका मतलब है कि ये कभी चक्कर लगा ही नहीं पाएगा। इस वाले सवाल में आसानी से आंसर आ जाएगा अगर आप लिमिट 0 से 2 पाई 0 से t, इधर क्या आ गया 5t, ये थीटा की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन है। और ये थीटा की पावर कितनी है माइनस हाफ, आता है इंटीग्रेशन x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, n+1 कितना हो गया प्लस हाफ, इसका इंटीग्रेशन आया 2√θ, घर पे जाके कर लेना, 0 से 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2√θ। अरे थीटा की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हो गया √θ ऊपर, नीचे हाफ, आप ऊपर चला गया तो मैंने थोड़ा तेज कर दिया 2√θ। तो इससे क्या आंसर आ गया, 2 पाई डालेंगे तो 2 पाई, 0 डालेंगे तो 0, सुंदर आंसर है। तो हमारा आंसर आ गया 2√2 पाई अपॉन 5 बराबर t, आंसर। मेकिंग सेंस? इसमें आंसर नहीं आया। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, वैसे वो जरूरत नहीं है, मेरा ये सवाल अच्छा सवाल। अब आपके मन में जो सवाल उठना चाहिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सर इसमें चक्कर क्यों नहीं कर पा रहा, ओमेगा और 5θ² में चक्कर पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है, सवाल ये उठना चाहिए। सवाल ये उठना चाहिए कि सर ये चक्कर क्यों नहीं कर पा रहा है। समझाऊं क्या, ओमेगा क्यों नहीं कर पा, मैथ्स पर याद, 2 बातें याद रखना लाइफ में। पहला इंटीग्रेशन, ये जो सीखने वाली बात थी वो यही थी, वो भूल चुके होंगे कि काइनेमेटिक्स में, इसलिए दोबारा रिवीजन, उसमें भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है लिमिट डालनी है, इंटीग्रेशन के समय लिमिट जरूर डालिए। यहां पे जो टाइम है 0 पे, यहां पे करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू, यहां पे जो टाइम है उसे करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू, ये लिमिट प्रॉपर डालिए। दूसरा, अगर मैथ्स कभी गंदा आंसर दे, मैथ्स कह रही है कि मैं तो फंस गई, तो समझ लेना कि मैथ्स फंस गई तो फिजिक्स भी फंस चुकी होगी, नहीं तो मैथ्स फंसेगी नहीं। मैथ्स इज अ प्योर लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो अगर मैथ्स कहीं कह रही है मैंने हाथ खड़े कर दिए मेरे बस की नहीं है, तो मैथ्स फिजिक्स कहेगी तुम्हारे बस की भी नहीं है, फिजिक्स के बस की नहीं है, यानी हो ही नहीं सकता। अब आपने कहा सर क्यों नहीं हो सकता, तो देखते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी 5θ², ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं dω/dt, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं dω/dt, क्या आया, डिफरेंशिएट किया 10 थीटा dθ/dt। अरे बताइए तो क्या आ गया अल्फा की वैल्यू 10 ω∅, हाँ पक्का। t=0 पे थीटा 0 है, ओमेगा भी 0 है, अल्फा भी 0 है, यानी जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है तो उसकी ओमेगा कितना है, ना समझ में, ये वाला पार्ट ना समझ में आया तो चलेगा, आपने कहा इसलिए बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा जो से ज्यादा हो गया आपको, तो सिर्फ मैंने सिखाने वाली बात थी कि लिमिट डालनी है, वहां तक सीखना है, ये अगर नहीं समझ में आया तो भी चलेगा। t=0 पे पार्टिकल क्या ओमेगा कितना था, एक्सेलरेशन अल्फा 0, तो चल सकता है क्या पार्टिकल, अल्फा भी 0 है ओमेगा भी 0 है, क्यों, अल्फा तो चाहिए ना, मतलब ओमेगा देने के लिए अल्फा चाहिए। छोड़ो आप तो मैं से अल्फा फल्फा करने की जगह यूवी में करते हैं, वही सेम बात है, अल्फा की जगह। t=0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास। t=0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, क्या ये पार्टिकल आगे चल सकता है कि नहीं चल सकता है, चल सकता है, क्यों चल सकता है, अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या कर देगा वो वेलोसिटी पैदा कर देगा। सोचने का तरीका है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी पापा है, अगर एक्सेलरेशन जिंदा है तो वेलोसिटी पैदा होंगी, dv/dt है, समझ में आ रहा है मेरी बात,
पक्का? Yes, sir. तो अगर इसमें वेलोसिटी इतनी इंफॉर्मेशन दी है, टी इक्वल टू 0 है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, तो क्या वो चल सकता है? क्यों? हो सकता है एक्सेलरेशन हो सकता चल रहा है अभी, हो सकता है एक्सेलरेशन हो, अगर एक्सेलरेशन जिंदा होगा तो वेलोसिटी पैदा कर देगा, वेलोसिटी पैदा कर देगा तो चल देगा, यानी इसमें चल सकता है। टी इक्वल टू 0 पे मैंने बोला वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है। टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, चल सकता है क्या? चल सकता है क्या? टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, चल सकता है क्या? क्यों? एक्सेलरेशन 0 है तो किसी का जो लोग कहते थे कि भाई पुराने जमाने में लड़ाइयां हुआ करती राजा महाराजाओं की, तुमको लगता था आगे चल के बदला ले लेंगे ये सब, उनके बच्चे बड़े हो के, तो क्या फंडामेंटल रहता था उनका कि कोई साला बदला ना ले पाए, सबको मार दो सालों को, कोई जिंदा हुआ तो वो पैदा कर देगा, अरे कोई भी जिंदा हुआ तो वो फिर पैदा करेगा, फिर उसका बच्चा पैदा होगा, कोई भी जिंदा हुआ तो पैदा होते जाएंगे लोग, और अगर पैदा होते जाएंगे तो कोई ना कोई तो साला पैदा होकर मारने आ जाएगा, लड़ाई करने आ जाएगा, तो पूरा खानदान निपटाओ। आपने कहा वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, पर हो सकता है v भी 0 हो, एक्सेलरेशन भी 0 हो, पर डीए बाई डी नॉन जीरो हो, डीए बाई डी नॉन जीरो। अगर डीए बाई डी का नाम तुम्हें नहीं बताया गया है, पर कोई चीज तो हो सकती है ना डीए बाई डी भी। अगर डीए बाई डी नॉन जीरो है तो ये क्या बनाएगा? एक्सेलरेशन पैदा हो गया तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो चल देगा पार्टिकल। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल समझा देता हूं। x बराबर टी क्यूब है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है? 0 पे। टी इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहां है? 1 पे, मतलब पार्टिकल चल रहा है ना, चल रहा है। इसका वेलोसिटी क्या हुआ? 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या हुआ? 6t। तो t इक्वल टू 0 पे x कितना है? v कितना है? 0। a कितना है? सब 0 है, फिर भी चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि डी ए बाई डी टी जिंदा है। डी ए बाई डी टी 6 है, इतना मैं हूं भाई साहब। अभी खानदान में साला कोई जिंदा है, तुम्हें नाम नहीं पता तो क्या हुआ? तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? क्योंकि तुम लोग मैक्सिमम जानते हो दादा तक के भैया, इसलिए हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन तक पढ़ाते हैं लौंडों को। अरे समझ में आया मेरी बात? क्योंकि तुम दादा के ऊपर तो कहानी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो हमने कहा सिर्फ तुमको पैदा करने वाला तुम हो पोजीशन, तुमको पैदा करने वाले पिताजी वेलोसिटी, उनको पैदा करने वाले दादाजी एक्सेलरेशन, यहीं तक के नाम बताए। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि परदादा थे ही नहीं, थे ना, नाम नहीं पता है हमें एक्सेलरेशन की तरह। और डीए बाई डी तो हो सकता है ना। अच्छा बताओ, टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, डीए बाई डी भी 0 है। अब बताओ चल सकता है क्या? अब चल सकता है क्या? चल सकता है क्या? क्यों? क्योंकि D2A पर हो सकता है परदादा भी साला ना हो, पर उनके भी पिताजी जिंदा हो, फिर वो परदादा पैदा करेंगे, परदादा दादा पैदा करेंगे, दादा पिताजी पैदा करेंगे, पिताजी फिर आपको पैदा कर देंगे। अरे समझ में आया मेरी बात? तो कब गारंटी हो सकती है कि नहीं चलेगा? कब गारंटी दे सकते हैं? जब हम कहेंगे पूरा खानदान में कोई जिंदा ना हो, पूरे वे कोई जिंदा ना, कोई डेरिवेटिव नॉन जीरो हो गया, कोई भी डेरिवेटिव नॉन जीरो हो गया, मतलब डेरिवेटिव का मतलब होता है मैं चेंज कर दूंगा इसको, तो कहीं पर भी कहीं कोने में चेंज की थोड़ी सी गुंजाइश है। बायो में भी आप समझो इस कहानी को भी, भैया कोई भी एक जीन बचा हुआ है तो इससे पूरी लाइफ, पूरी दुनिया की बनाई जा सकती है वापस। कहीं जिंदा हो इंसान का एक छोटा सा कोई साला, पूरी धरती खत्म हो जाए, लाइफ एकदम बैक्टीरिया फुक्टूरिया जो होते हैं साले सब मर गए, कुछ भी ना बचे, तब हम कहेंगे कि भैया लाइफ यहां पे खत्म हुई। कहीं पर भी थोड़े भी चांसेस हैं, कहीं लाइफ सेल एक सेल है तो साला पूरा बन के फिर आदमी खड़ा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना मेरी बात? तो कब नहीं चल सकता? सब 0। तो एग्जाम अब देखते हैं यहां पे अल्फा क्या आया? tan ओमेगा थीटा। अरे आया टी इक्वल टू 0 पे थीटा भी 0 है, ओमेगा भी 0 है, अल्फा भी 0 है। डी अल्फा बाई डी टी निकालते हैं, इसका भी डेरिवेटिव करते हैं।
इसका भी डेरिवेटिव करते तो क्या आएगा 10, इसका डेरिवेटिव, अरे दो टर्म है ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अल्फा थीटा, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज प्लस 10 ओमेगा ओमेगा, ये भी 0 है। अरे टी इक्वल टू 0 पे अल्फा 0, थीटा 0, ओमेगा 0, तो ये भी 0। अरे बताइए, फिर अगले टर्म पे d2 अल्फा बाई dt2, उसमें भी वो आएगा, इसमें d अल्फा बाई dt आएगा, ओमेगा आएगा, वो 0 हो चुका है, तो ये भी 0 है। अरे पता नहीं क्या बोल रहा हूं। फिर अगला डेरिवेटिव निकालोगे, वो भी 0 है। तो खानदान में साला कोई जिंदा नहीं है यहाँ पे, पार्टिकल चलेगा ही नहीं, पार्टिकल विल नेवर मूव, दिस पार्टिकल विल नेवर मूव। इफ सब यू जस्ट आस्क दिस जनरल क्वेश्चन, बिकॉज हमें सिर्फ दादा तक पता रहता है, वही हमारे को फिजिक्स में भी, हमें एक्सेलरेशन के ऊपर पता ही नहीं कहानी, हम बात नहीं करते, पर होगी तो ना कोई चीज। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब किसी से भी आप जनरल पूछेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मेजॉरिटी जनता क्या बोलेगी? नहीं चलेगा। और वो चल सकता है, पता नहीं भाई दादाजी बच्चे पैदा करें कि ना करें मुझे क्या पता, चल सकता है, इजंट इट? तो ये फंडामेंटल है, इसीलिए उसका आंसर ये था। पर मेरा को ये सिखाना नहीं था, आपके लेवल पे ये कोई सवाल नहीं पूछने वाला, ये इतना सोचा। मेरे को जो आपको सिखाना था वो ये था कि लिमिट प्रॉपर लगाइए, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे। इसलिए मैंने एक जैसे 2 सवाल दिए, एक में आंसर आ रहा है और एक में नहीं। और कभी मैथ्स में अगर आपने फिजिक्स मैथ सही लगाई है और कभी आंसर में कुछ कचरा आ गया है, तो डरना मत कि तुमने गलत किया है, कुछ और होगा आंसर, उसका मतलब वो पॉसिबल ही नहीं होगा वो निकाल पाना। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे कई बार आपका आंसर आ गया, उसमें टाइम का आंसर आ गया √-4, तो मैथ्स ने हाथ खड़े कर दिए, तो तुमने क्या समझा? तुमने कहा कि ये टाइम पॉसिबल ही नहीं है, ये आंसर दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू है दिस। जैसे किसी ने पूछा कि किस टाइम पे ये इवेंट होगी, तुमने पूरी फिजिक्स सही लगाई, सब कुछ सही लगाया, मैथ सही लगाया, और आंसर सॉल्व करके आया t = -4 का √-4 आ गया। तो मैथ्स ने क्या बोला कि नहीं है भैया, पॉसिबल नहीं है, तो जाके फिजिक्स वाले का आंसर कह दो पॉसिबल नहीं है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का एस्पेक्ट है जो समझ में आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो IIT JEE की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री YouTube पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है, अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ यू फाइंड इट वर्दी, प्लीज स्कैन दिस QR कोड and contribute whatever you can.